हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है क्योंकि डेली लाइफ में होने वाली बहुत सारी चीज़ें हम इससे रिलेट कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मोशन इन अ प्लेन, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था प्रोजेक्टाइल मोशन को, सर्कुलर मोशन को। आई होप वो सारी चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी दिमाग में। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग डेली लाइफ से ही रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को यहीं पे क्लास में समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड। न्यूटन के तीनों लॉज को हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स 3 लॉज। ठीक है, हम लोग मोमेंटम को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे, उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं उनको समझेंगे। उसके बाद में हम लोग समझेंगे फ्रिक्शन को, कि फ्रिक्शन क्या होता है। बड़ी प्यारी सी फोर्स होती है, बहुत इंटरेस्टिंग सी होती है, इसको समझेंगे, डिटेल समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, सर्कुलर मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक बार इसको पढ़ो, समझो, कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। A body of mass 5 kg is moving in a circle of radius 1 meter। तो सबसे पहले जब भी कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अ बॉडी जिसका मास कितना है, 5 kg है। ओके, अब इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, रेडियस कितना है, 1 मीटर है, विद एन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, अब देखो मैंने बताया था तुम लोगों को, जब भी कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही होगी वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसके ऊपर, राइट। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो सेंटर की तरफ है। ठीक है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, राइट। इस फोर्स को हमने क्या बोला था, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था। अब फोर्स इज इक्वल्स टू ma। ये आज भी हम देखेंगे ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये होता है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, वो बताया था मैंने v² अपॉन r बताया था। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे डाल दो, m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अब इसको मैं कैसे बता पाऊंगी, mv² बाय r। ठीक है, अब हम लोगों को तो एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, राइट, यहां तो लीनियर वेलोसिटी है फॉर्मूला में, तो कन्वर्ट कर दो, v इज इक्वल्स टू ओमेगा r होता है। याद है ना, ठीक है, तो m ओमेगा² r² अपॉन r से ये r कैंसिल, m ओमेगा² r। अब यहां पे डाल दो वैल्यूज और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सॉल्व करके बता देना मुझे क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इनमें, वेरी इजी। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज के टॉपिक का हम शुभारंभ करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अ फोर्स। फोर्स क्या होता है, एक पुश या फिर एक पुल, दोनों फोर्स हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी ताकत, ऐसी कोई भी फोर्स जिसकी वजह से ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे क्या, सपोज कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो चलने लग गई। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर फोर्स, हमने ऐसे फोर्स लगा दिया, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो वो रुक गया। या फिर ये कोई चीज़ है जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो तेज़ी से मूव करने लग गई। या फिर उसके ऊपर थोड़ा स्टॉपिंग फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई। या फिर इस तरह से चल रही थी, मैंने इस तरफ फोर्स लगाया तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, अभी ऐसे मूव करने लगी, डायरेक्शन चेंज हो गया। या फिर अगर कोई बॉल है, ठीक है, अगर कोई रबर बॉल है, सॉफ्ट रबर बॉल है, ठीक है, उसको मैंने इस तरह से
दोनों तरफ से इस तरह से फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया। कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर मैं कोई भी फोर्स उसके ऊपर लगा देती हूँ। तो देखो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, वो पुश भी हो सकता है, वो पुल भी हो सकता है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। ये देखो, विच चेंजेस or tends to change the state of rest or uniform motion of a body in a straight line। वो या तो, अब देखो, फोर्स अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मैंने यहाँ से भी लगाया, तो इस वाली फोर्स ने तो कोशिश की थी कि इसको मोशन में ले आए, लेकिन अपोजिट फोर्स आ गया, तो इन दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट पे है। यानी कि इस फोर्स ने कोशिश तो की, ठीक है, तो इट ट्राइज, आइदर इट ट्राइज और इट चेंजेस द मोशन, या फिर रेस्ट में है, मोशन में है, जैसा भी है उसको चेंज कर देगा उसकी प्रॉपर्टी को। वो क्या होता है? फोर्स होता है। वो कोई सी भी इनमें से 6 चीज़ें कर सकता है। कौन कौन सी 6 चीज़ें? या तो रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में ले आएगा, ठीक है, मोशन वाली चीज़ को रेस्ट पे ले आएगा, स्पीड बढ़ा देगा, स्पीड कम कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, या फिर उसका शेप चेंज कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। अब देखो बच्चा, यूनिट ऑफ फोर्स की हम बात करते हैं तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चे न्यूटन, और इसकी अगर सीजीएस यूनिट की हम बात करते हैं तो वो होता है डाइन। कन्वर्जन ये हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन। इतनी सी बात हम याद रखेंगे, ठीक है। चलो, अब फोर्स के हम लोग डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पे समझने वाले हैं बच्चा। सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स ही देख लो। अ स्प्रिंग एक्सपैंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक स्प्रिंग है, उसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। शेप चेंज बताया था ना मैंने, तो वो यहाँ पे हो गया। A spherical rubber ball becomes oblong as we apply force on it। दिख रहा है? फोर्स अप्लाई किया दोनों साइड से, उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स ये भी कर सकती है। जो भी चीज़ें मैंने बताई थी उनमें से कोई भी चीज़ें कर रही होगी फोर्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके टाइप्स देखो। सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है बच्चा कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा कि वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। अब देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जहाँ पे फिजिकल वहाँ पे टच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे ये लड़के इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं तो इनने इस बॉक्स को टच कर रखा है और ऐसे ही ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। इस डायरेक्शन में अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में भी, लेकिन इतना समझ में हमें आता है कि फ्रिक्शन भी किसकी वजह से है? क्योंकि वो चीज़ें कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि वो बॉक्स अर्थ के साथ में कॉन्टैक्ट में है, इसलिए वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स, कोई अपोजिंग फोर्स मौजूद होगी। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब दूसरे प्रकार की फोर्स कौन सी होती है? वो होती है बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है, फिर भी एक फोर्स मौजूद रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करते हैं, ठीक है। अब न्यूटन के सर पे गिरा था एप्पल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी पूरी ये फिजिक्स आई है, ठीक है, इतनी मोटी मोटी किताबें आई हैं। अब उस एप्पल के ऊपर, जो एप्पल ट्री के ऊपर था, अब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा था जिसने उसको नीचे खींचा, ठीक है। और वो कौन सा फोर्स था? वो हमें बाद में पता चल गया था, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स था वो। तो जो अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो अर्थ के कॉन्टैक्ट में तो था नहीं ना एप्पल, कॉन्टैक्ट वहाँ पे कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, यानी कि दैट वाज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी टोल्ड एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो दो किस्म की हमारी फोर्सेस हो जाती हैं, एक हो जाती है कॉन्टैक्ट और एक हो जाती है नॉन कॉन्टैक्ट। चलो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। The forces which come into play due to actual contact between the two bodies under consideration, actual physical contact हो रहा है। For example, frictional force जिसकी मैंने बात करी, वो हमारा एक contact force है, ठीक है, नॉर्मली। अब देखो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्रेविटेशनल का मैंने एग्जाम्पल बता दिया है तुम लोगों को। या फिर अगर मैग्नेट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को दूर से ही अट्रैक्ट करती है। जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसके लिए भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा किसका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर ऑल व्हाट? नॉन कॉन्टैक्ट
फोर्सेस। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर बच्चा। अब देखो दूसरी हमारा एक कैटेगराइजेशन आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स का और अनबैलेंस्ड फोर्स का। क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो, वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। कैसे? यहां देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये कोई चीज रखी हुई, कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, y एक फोर्स है और x एक फोर्स है, ठीक है। अब y डायरेक्शन में मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, x डायरेक्शन में भी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों तरफ मैंने इक्वल फोर्स लगाया है, तो क्या ये बॉक्स अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। इस तरफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, इस तरफ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। जैसे इस पेन के ऊपर मैंने फोर्स लगाया था ना, यहां से ऐसा फोर्स, यहां से इक्विवेलेंट फोर्स, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अगर कैंसिल कर रहे होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे बच्चा? उनको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। और बैलेंस्ड फोर्स में सिंस F इज इक्वल्स टू 0 और F में भी हम क्या लिख देते हैं? F नेट। नेट जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा, और अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा या तो रेस्ट पे होगा, ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं। अगर मैं बैलेंस फोर्सेस की बात करती हूं, ध्यान से सुनो, तो उसमें फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स अगर 0 है बच्चे, तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उस मटेरियल की, उस ऑब्जेक्ट की, या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। दो चीजें होंगी, ठीक है, आइदर द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इट हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को देखते हैं यहाँ पे, इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल। इट इज द रीजन बिहाइंड मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया ऑफ द बॉडी। अब ये नया टर्म आ गया है हमारी स्क्रीन पर, इनर्शिया, जिसके बारे में हम अभी आगे और भी समझेंगे। इनर्शिया बेसिकली एक बॉडी की जिद करने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में बाद में समझेंगे। अभी ये समझो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट पे ही रहे, अगर कोई चीज़ मोशन में है, अगर मूव कर रही है तो वो चाहती है कि वो मूवी करती रहे। चेंज किसी को भी पसंद नहीं है, ठीक है। चलो, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इनर्शिया, यानी कि वो जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहेगा। अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रही है? बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है। यानी कि जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं उनका नेट सम कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, इतनी सी बात है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स, जस्ट इसका अपोजिट, इजी सा कंसेप्ट है यार। जस्ट इसका अपोजिट हो गया है कि एक फोर्स यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे 2 फोर्सेस थी, ये वाली फोर्स, इस वाले हाथ की फोर्स मैंने ज़्यादा तेज लगा दी तो ये पेन कहाँ मूव कर गया? इस डायरेक्शन में मूव कर गया। अनबैलेंस का मतलब क्या होता है? कि बैलेंस नहीं है, ठीक है। एक फोर्स ज्यादा हो जाएगी, एक फोर्स कम हो जाएगी, तो ज्यादा फोर्स की डायरेक्शन में चीज मूव करने लगेगी। इतनी सी छोटी सी बात है। देखो इस डायग्राम में समझो, अगर यहाँ पे इस 5 न्यूटन की जगह मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा दी तो ये बॉक्स कहाँ मूव कर जाएगा? इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? अब देखो, सिंस यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स प्रेजेंट है, फोर्स यहाँ पे नेट फोर्स प्रेजेंट हो गई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो, इट इज अ कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक नेट फोर्स होगा ही होगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अब सिंस यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी होने वाला है, और इट इज द रीजन बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया। अगेन द वर्ड इनर्शिया। अब देखो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो वो मोशन में आ जाएगी, मोशन में होगी तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग इनर्शिया में अभी समझने वाले हैं। चलो, अनबैलेंस और बैलेंस समझ में आ गया होगा बच्चा। अब समझते हैं आगे। आई विश आपको कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब देखो, अब आ जाता है हमारा मेन चैप्टर जो कि है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सबसे पहला लॉ, और वो क्या स्टेट करता है, यहाँ पे सबसे पहले लाइन बाय लाइन देखते हैं। चलो, इट स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, एंड अ बॉडी with uniform motion will remain in uniform motion until an external unbalanced force is applied। इसका मतलब क्या है, चैन से जियो, चैन से जीने दो भैया। रेस्ट पे अगर कोई बॉडी है तो वो रेस्ट पे ही रखी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो वो वैसे ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई, वापस से वही बात है कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करे। अनबैलेंस और बैलेंस तो अब समझ में आ ही गया है, ठीक है। अगर ये कोई बॉल है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये ऐसे ही मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। और फोर्स की भी क्या है जो ज़रूरत, वो ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि इसका जो नेट फोर्स है, अगर सपोज यहाँ से भी मैं कोई फोर्स लगा रही हूँ तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो भी कुछ फोर्स होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए नेट फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। तब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन करने लगेगा, और जो मोशन वाला ऑब्जेक्ट है या तो वो रुक जाएगा, ठीक है, या तो वो एक्सेलरेट करने लगेगा। ये हम लोगों को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। यही हमें क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। फोर्स जैसे ही आएगा, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे ही आएगा, वैसे ही क्या आएगा, उसके साथ में एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब यहाँ पे इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब बच्चे यहाँ पे है स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी रेस्ट में थी तो वो चेंज हो जाएगा, अब वो मोशन करने लगेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है तो वो स्टेट जो है उसका, जो यूनिफॉर्म मोशन में था, या तो वो रुक जाएगी बॉडी, या तो वो एक्सेलरेट करने लग जाएगी, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। इन अदर सिंपलर वर्ड्स, अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अगर कोई बॉडी नॉर्मली आराम से पड़ी हुई है, उसको परेशान करना है तो उसके ऊपर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो, अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो मूव कर रही है और इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है इसके मूवमेंट के, तो वो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होकर अल्टीमेटली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। मोशन वाली बॉडी रेस्ट पे आ गई। वेलोसिटी पहले अगर 5 मीटर पर सेकेंड था तो अब वो 0 हो गया है, यानी वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी कि कुछ टाइम के लिए बॉडी में एक्सेलरेशन आया, फिर वो बॉडी रेस्ट पे आ गई, ठीक है, यानी कि बॉडी का स्टेट चेंज हो गया है। या फिर अगर कि कोई बॉडी मूव कर रही थी, अगर उसी डायरेक्शन में, उसी की डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया अनबैलेंस, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही वेलोसिटी यहाँ पे भी चेंज हुई तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन आया, यानी कि अनबैलेंस फोर्स आएगा तो भैया साथ में एक्सेलरेशन आने वाला है, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। दिस इज द न्यूटन्स वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोई भी बॉडी जो होती है वो होती है जिद्दी, और इसके जिद्दी होने की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। ये है हमारा चुन्नू उन्नू, जो भी इसका नाम रख लो। अब ये भी जिद्दी है, जाना नहीं चाहता, मम्मी बुला रही हैं कि भैया आप घर चलो, नहीं, गेट पकड़ लिया पार्क का, नहीं जाऊंगा घर, ठीक है, तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी है कि वो जाना नहीं चाहता। ऐसे ही कोई भी अगर बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो चाहेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे यार। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी कि वो उसी डायरेक्शन में मोशन में रहे, कोई उसको छेड़े काड़े ना, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। पढ़ते हैं, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट बीइंग मूव्ड if the object is moving, or to resist a change in the speed or direction until an outside force acts on the object, ठीक है। चलो, बेसिकली इनर्शिया क्या है, रेजिस्टेंस है चेंज के लिए, ठीक है। एनी चेंज
उसके लिए अगर वो रेजिस्ट कर रही है कि भैया रेस्ट पे हूँ, नहीं मूव करूँगी, मूवमेंट कर रही हूँ तो मूवमेंट ही करती रहूँगी, रेस्ट पे नहीं आऊँगी, यही जो रेजिस्ट है, इसी रेजिस्टेंस को क्या बोला है? इनर्शिया बोला है, और कुछ भी खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो इनर्शिया जो हो सकता है वो रेस्ट का भी हो सकता है, मोशन का भी हो सकता है, डायरेक्शन का भी होता है। क्या मतलब है इसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो चाहेगी रेस्ट पे ही रहे। अगर मोशन, जैसे हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की, तो उसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगी कि वो मोशन में ही रहे। ठीक है, अगर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं तो अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा दूं मैं, ठीक है, तो वो चाहेगी कि वो इसी डायरेक्शन में मूव करती रहे, वो नहीं चाहेगी कि उसका डायरेक्शन चेंज हो। उसको हम लोगों ने बोल दिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वेरी इजी। ठीक है, दिस शुड बी अंडरस्टूड। अब देखो, inertia is a property of the body to oppose the change. As I told you, it can be of 3 types: rest, motion and direction. Okay, now inertia is directly proportional to the mass of the body, यानी कि जितना heavy object होगा उतना ही ज़्यादा उसका resistance होगा। अगर कोई एक पत्थर है जिसका मास सपोज है 100 ग्राम्स, ठीक है, अब अगर उसका मुझे स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में है, ठीक है, अगर मुझे उसको मूवमेंट करवाना है तो मुझे उसको जितना फोर्स देना पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू वो पत्थर जो 1 किलो का होगा। ठीक है, उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा 1 किलो वाले पत्थर का, कि उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, भैया बहुत रेजिस्टेंस है उसमें। तो किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है इनर्शिया? मास के ऊपर। जितना बड़ा बॉडी होगा, जितना ज्यादा उसका मास होगा, उतना ज्यादा वो होने वाला है जिद्दी, उतना मुश्किल होगा उसके स्टेट को चेंज करना। स्टेट किस चीज का? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, या फिर उसका डायरेक्शन अगर वो कहीं मूव कर रहा है तो। ये चीज समझ में आनी चाहिए। मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, एज आई टोल्ड यू। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं चलो डेली लाइफ के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे जो डोरमैट होती है, मम्मी जब उसको झड़ाते हैं, ठीक है, डोरमैट लेते हैं और उसको ऐसे ज़ोर ज़ोर से किसी स्टिक से मारते हैं तो उससे डस्ट निकलती है। अब इसमें क्या हम लोगों ने समझा कि वो जो डस्ट थी वो रेस्ट पे रहना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसको स्टिक से पीटा तो वो डस्ट तो रेस्ट पे रहना चाह रही थी, तो वो रेस्ट पे रहकर ही वो तो मूव कर गया हमारा मैट, लेकिन डस्ट जो है वो वहीं की वहीं पे रहना चाह रही थी, तो वो वहीं पर रह गई। मैट मूव कर गया, डस्ट मैट से अलग और डस्ट नीचे। इस तरह से काम करता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकदम से कोई एक बस चलने लग जाती है तो हम एकदम से पीछे की तरफ होते हैं ना, क्योंकि आवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, हमारा जो लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ मूव करता है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, इसी पोजीशन में। बस आगे की तरफ मूव करी तो हम एकदम से ऐसे पीछे की तरफ ही रह जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास लिया तुम लोगों ने, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने स्कूल में भी किया है कि उसके ऊपर हम लोग एक ऐसे कार्डबोर्ड रखते हैं और कार्डबोर्ड के ऊपर रखते हैं कॉइन, फिर एकदम से हम लोग कार्डबोर्ड को हटाते हैं तो वो कॉइन कहाँ गिर जाता है? ग्लास के अंदर, कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करता। ये भी क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि वो जो कॉइन था वो रेस्ट पे ही रहना चाह रहा था, उसको हमने इतना टाइम ही नहीं दिया कि वो कार्डबोर्ड के साथ मूव कर पाए। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रहेगा और ग्लास के नीचे गिर जाएगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखो, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री व्हेन इट इज शेकन विगरसली। पेड़ को जोर जोर से हिलाओगे तो फ्रूट्स क्यों गिरते हैं नीचे? क्योंकि जो फ्रूट्स हैं वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। ट्री को तुम लोगों ने हिलाना शुरू कर दिया तो वो जो फ्रूट्स थे वो रेस्ट पे रहना चाह रहे थे, इसलिए ट्री मूव कर रहा था, फ्रूट्स रेस्ट पे रहना चाह रहे थे तो वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये हम लोगों को समझ में आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हो जाता है कि जब बैंडेड हम लगाते हैं तब धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं, फिर एकदम से पापा आते हैं, बोलते हैं एकदम से हटाओ, टक। ठीक है, जिससे कम दर्द होता है। बैंडेड को एकदम से हटा के क्यों हटाते हैं? पापा ज़्यादा निर्दयी नहीं है, उनको पता है कि अगर हम धीरे धीरे हटाएंगे तो स्किन साथ साथ में पुल होगी तो ज़्यादा दर्द होगा। एकदम से हटाएंगे तो जो स्किन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करती है, वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और बैंडेड एकदम से हट जाएगा तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। ये भी हमें समझ में आना चाहिए।
ठीक है। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं हम, तो बिल्कुल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उल्टा हो जाता है। अगर कोई चलती हुई बस एकदम से रुक जाएगी तो हमारा अपर बॉडी तो बस के साथ में ही आगे मूव कर रहा होता है, लेकिन लोअर बॉडी, देखो लोअर बॉडी जो है, बस रुकी, लोअर बॉडी भी साथ में रुक गया, लेकिन अपर बॉडी जो थी वो तो अभी भी मोशन में है, वो चाहेगी कि वो मोशन में रहे, तो एकदम से वो आगे की तरफ धकेल जाती है। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। और क्या एग्जाम्पल्स हैं? हाँ देखो, when the ceiling fan is switched off, the blades of the fan still rotate until the air friction acts on them. फैन को जैसे ही बंद करते हैं वो एकदम से तो रुक नहीं जाता ना, थोड़ा और घूमता रहता है, क्योंकि वो पहले मोशन कर रहा था और वो चाहता है कि वो अभी भी मोशन ही करता रहे, लेकिन कौन रोक देता है? एयर की वजह से फ्रिक्शन उसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से फैन धीरे धीरे करके अल्टीमेटली रुक जाता है। ये हमारा हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन का एक एग्जाम्पल। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे ही हम फिर से एक बस का एग्जांपल लेते हैं, बस एक शार्प टर्न लेती है तो हम बाहर की तरफ एकदम से फेंकती है हमारी बॉडी। क्यों फेंकती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, बस ने फोर्स लगाया दूसरे डायरेक्शन में, ऐसे कर्व लिया, दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हमारी बॉडी तो अभी भी उसी डायरेक्शन में चलना चाह रही थी, तो ये हमारा हो जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इतने इजी डेली लाइफ से रिलेट होने वाले कंसेप्ट्स हैं यार, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको इमेजिन करना ज़रूरी है। इनर्शिया क्या है? बॉडी जिद्दी है तो उसकी जिद करने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोगों ने इनर्शिया बोला है। दिस शुड बी क्लियर। ओके, अब देखो इन तीनों के एग्जाम्पल्स तो हम लोगों ने देख लिए। अब एक नया कंसेप्ट आता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कितना मोशन कंटेन्ड है किसी भी बॉडी में। समझो इसका मतलब। इसको सबसे पहले तो हम किससे बताते हैं? P से बताते हैं। P इज इक्वल्स टू m v, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यानी कि उसके पास उस बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम है। अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम मौजूद होता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। ओके, नाउ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी और उसके पास कितनी वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है, ठीक है, अगर उसका मास है 100 ग्राम्स और वो मूव कर रही है अगर 10 मीटर पर सेकेंड से, तो उसके अंदर कितना मोमेंटम स्टोर्ड होगा? तो वो हो जाएगा 100 ग्राम्स इनटू उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? क्या हो जाएगा उसका? मोमेंटम। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि मास के तो पास कोई डायरेक्शन है नहीं, लेकिन वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन है ना, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओवरऑल मोमेंटम जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एज आई टोल्ड यू। अब इसकी SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, किलोग्राम कहाँ से आया? मास। ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे 100 ग्राम था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.1 kg इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड इसका, इस बॉल का मोमेंटम हो जाएगा। दिस शुड बी क्लियर। लीनियर मोमेंटम का मतलब समझ में आना चाहिए, एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है। ठीक है, m मास की बॉडी का उसकी जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस द लीनियर मोमेंटम। दिस शुड बी क्लियर। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा यहीं से आता है। ये हमें ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अप्लाइड।
ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको समझना है, क्या बोल रहा है हमें ये कि जो भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि कितना उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर मैंने किसी बॉल को फेंका, ठीक है, तो उसमें जितना चेंज होगा उसके मोमेंटम में, इनिशियल कुछ वेलोसिटी, सपोज इनिशियल 0 वेलोसिटी है, बाद में कुछ वेलोसिटी हो गई तो उसमें चेंज हुआ ना मोमेंटम। इनिशियल कितना था, 0 था, बाद में कुछ ना कुछ उसमें मोमेंटम आ गया, तो चेंज पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है उसमें, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स कितनी अप्लाई की है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चेंज होगा, कम फोर्स अप्लाई करोगे तो कम चेंज होगा। ये कौन बताता है हमें, ये बताता है हमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है ये बताती हूँ मैं तुम लोगों को। सबसे पहले तो ये समझो F यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। इसको हम dp/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो dp का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, m × v जानते हैं। तो अब इसके हमारे पास में दो केसेस आ जाते हैं बच्चे, या तो हमारे पास में मास कांस्टेंट हो, मास अगर हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, F = m dv/dt, ठीक है, क्योंकि P क्या होता है, m × v होता है, ठीक है। और हम लोगों को पता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम तो हमारा एक्सीलरेशन होता है ना बाबा, तो यहीं से तो हमारा फॉर्मूला आया है F = ma, यहीं से आया है हमारा फॉर्मूला। दूसरा केस क्या हो जाता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा जो F हो जाएगा वो हम कैसे लिखेंगे, F dm/dt, ठीक है। मेजरली क्वेश्चंस किस पे आएंगे, इसके ऊपर आएंगे। F = ma फॉर्मूला हमारा कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। अब देखो F = चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जब तुम लोग कैच खेलते होगे बचपन में, या तो अभी भी खेलते होगे, मैं तो अभी भी खेलती हूँ, ठीक है। तो जब बॉल आती है तब हम उसको जब कैच करते हैं तब हम इस तरह से कैच नहीं करते, हम हाथ थोड़ा सा ऐसे नीचे करके कैच कर लेते हैं। या फिर तुम लोगों ने देखा होगा फील्डिंग में, क्रिकेट के टाइम पे जो भी फील्डर होता है वो बॉल को कैसे कैच करता है, वो ऐसे कैच नहीं कर लेता, वो उसको ऐसे थोड़ा सा कैच करता है पीछे हाथ करके। ऐसा क्यों करता है, तो इसका रीजन समझो। अब देखो बॉल किसी वेलोसिटी से आ रही थी, ठीक है। अब बॉल किसी वेलोसिटी से आ रही थी, हम लोगों ने उसको रोका, हम लोगों ने उसको कैच किया यानी कि उसको रोका, ठीक है। अब दो कंडीशन समझो, एक कंडीशन तो ये है जब इसको सीधे ऐसे कैच कर लिया तो तब क्या हुआ, हमारा चेंज इन मोमेंटम, कुछ चेंज इन मोमेंटम हुआ होगा। पहले इनिशियल वेलोसिटी सपोज 10 मीटर/सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कुछ हुआ। अब सेकंड केस, जब मैंने हाथ नीचे कर लिया, ठीक है, तब जब मैंने बॉल को देखा तब उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, पहले 10 मीटर/सेकंड था, अभी 0 हो गई। यानी कि इन दोनों ही केसेस में हमारा जो चेंज इन मोमेंटम था वो कितना था, वो सेम था, ठीक है। केस 1 और केस 2 दोनों में, केस 1 पता है ना, केस 1 यानी कि हम लोगों ने हाथ पीछे नहीं किया है, केस 2 का मतलब हम लोगों ने हाथ पीछे कर लिया है। अब हमारा ये इन दोनों में सेम है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि अब टाइम और फोर्स कैसे कनेक्टेड है ये हमें देखना है। अगर मैंने यहाँ ऊपर ही बॉल को पकड़ लिया यानी कि कम टाइम लिया तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि हाथ में लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर मैंने हाथ को पीछे कर लिया सेकंड केस में तो क्या हो जाएगा, ये टाइम जो है ये बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि अब मेरे हाथ पे कम लगेगी। इतना इजी सा कंसेप्ट है। क्या ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं? ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है यार जो पूछा जाता है कि अगर बॉल को कैच करना है तो क्रिकेटर जो फील्डर्स होते हैं क्रिकेट में वो अपना हाथ पीछे क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं जिससे जो टाइम है वो बढ़ जाए। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का जो इम्पैक्ट है, जो बॉल का जो इम्पैक्ट है हाथ के ऊपर वो कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही है। जो बॉल की मास था वो मास तो वही रहेगा और वेलोसिटी में चेंज पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी फिर 0 नहीं है, तो दोनों केसेस में हमारा चेंज इन मोमेंटम जो है वो तो सेम ही है।
हम लोगों को फोर्स और टाइम के बीच में कनेक्शन बताना होता है। ओके, दिस शुड बी क्लियर। अब हमारे पास में एक नया टर्म आता है, इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स क्या होता है बेटा? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। दिस इज इम्पल्स। ठीक है, एक छोटे से टाइम के लिए जो फोर्स लगता है, देखो फोर्स क्या हम कैसे लिखते हैं? dp बाई dt लिखते हैं। तो अगर मुझे लिखना हो dp इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू ये छोटा सा टाइम dt, यानी कि एक छोटा सा टाइम का जो हम लोगों ने इंटरवल लिया है वो इम्पल्स, यानी कि छोटे से टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। और उसको हम किससे बताते हैं? चेंज इन मोमेंटम से। ये एक टर्म है जिसको हम याद रखेंगे। अब हम लोगों को ये पता है कि जब हम ग्राफ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे फोर्स टाइम ग्राफ की बात की गई है। ठीक है, क्या रिलेशन होता है इम्पल्स, फोर्स और टाइम के बीच में? इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, जैसा हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा। और जब हम लोग ग्राफ्स की बात करते हैं और कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है, यानी कि ग्राफ के अंडर का जो एरिया है वो हमें बताता है रिस्पेक्टिव क्वांटिटी। अब एफ और टी का अगर मैं ग्राफ यहाँ पे बनाती हूँ और अगर मुझे बात करनी है कि इम्पल्स मुझे कैसे मिलेगा, तो वो बच्चे मुझे मिलेगा इसके एरिया से। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। किसी भी चीज़ का अगर हम लोगों को एरिया निकल जाता है, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो इम्पल्स हम कैसे बताएंगे? एरिया अंडर एफ टी graph, as simple as that. This should be very clear in your minds. Okay, एक छोटे से टाइम के लिए लगने वाला फोर्स, एक बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए लगने वाले फोर्स को हमने क्या बोला है? इम्पल्स बोला है। इम्पल्स का फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने से मिलता है फोर्स और टाइम को। देयरफॉर एरिया अंडर द एफ टी ग्राफ इज गोइंग टू गिव अस द इम्पल्स। अब इस क्वेश्चन को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम लोगों ने बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को समझा है कि नहीं समझा है। वापस से बताती हूँ, अगर यहाँ पे कोई डिब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, और यहाँ पे बच्चे कोई फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, यानी कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं फोर्सेस। बैलेंस अगर कर रही हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट तो मैम 0 ही होगा ना। और ऐसे केस में क्या होगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। एक्सेलरेशन कब आएगा? एक्सेलरेशन तब आएगा जब वहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स मौजूद होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन क्रिकेट मैच वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। ओहो, ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया। अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल टू रिड्यूस द वेलोसिटी टू 0। द एक्ट रिप्रेजेंट्स विच लॉ ऑफ मोशन? वेरी इजी क्वेश्चन, यही मैंने अभी समझाया। और बेटा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है ये क्वेश्चन। और इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ बोलते क्या है। ठीक है, थर्ड लॉ की अभी हम बात करेंगे, तो थर्ड लॉ तो आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को क्या बता रहा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। और उसी से क्या निकल के आया था हमारा इस चीज़ का कंसेप्ट कि अगर टाइम हम बढ़ा देंगे तो फोर्स का इम्पैक्ट जो पड़ेगा हाथ पे वो कम पड़ेगा। देयरफॉर द आंसर विल गो बी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। चलो अब समझते हैं हम हमारा आखिरी लॉ, और वो क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन द एक्शन एंड रिएक्शन फिनोमिनन। गांधी जी ने बोला था ना, क्या बोला था? एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। बेसिकली व्हाट आई थिंक कि वो एक्शन रिएक्शन वाले फिनोमिनन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते होंगे। भरोसा एज इन ये होता तो है ही, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड अपना ये थ्योरी दिए होंगे
क्योंकि अगर कोई आपको थप्पड़ मारेगा, ठीक है, तो उसके हाथ पे उतना ही इक्विवेलेंट रिएक्शन भी लगेगा। और ये कौन बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। अगर यहाँ पे कोई है, सपोज ये मैं हूं, ठीक है, अपने आप को इतना बुरा कौन बनाता है, ठीक है, इस पे मैंने इस वॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, तो ये वॉल भी मेरे हाथ के ऊपर इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाएगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जब हम रॉकेट की बात करते हैं तब एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल हो जाता है रॉकेट वाला, क्योंकि जब ये गैसेस नीचे निकलती हैं रॉकेट के लॉन्च के टाइम पे, तब नीचे वो फोर्स लगाती हैं, नीचे निकलती हुई वो ऊपर की तरफ इक्विवेलेंट रिएक्शन देती हैं, जो एक थ्रस्ट प्रोवाइड करता है रॉकेट को ऊपर की तरफ। नीचे एक्शन, ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो रॉकेट को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉकेट के लॉन्चिंग के पीछे हो जाता है हमारा फिनोमेनन। उसके बाद में अगर स्विमर्स की बात करें तो वो इसके ऊपर पैर से वॉल के ऊपर धक्का लगाएगी, ठीक है। अब वॉल उतने ही इक्विवेलेंट इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगी जिसकी मदद से ये आगे स्विम कर पाएगी। इसको एक थ्रस्ट मिल जाएगा, इनिशिएशन का एक फोर्स मिल जाएगा आगे बढ़ने के लिए। हर एक फोर्स का एक इक्विवेलेंट रिएक्शन भी होगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहला, दीज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे वापस मैं आ जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने इस वॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, ठीक है, इस वॉल के ऊपर कोई फोर्स लगाया है, कोई एक्शन अगर है, तो उसका जो इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा वो वॉल के ऊपर थोड़ी ना होगा, वो तो मेरे हाथ के ऊपर होगा। यानी कि एक्शन वॉल के ऊपर हुआ, रिएक्शन मेरे हाथ के ऊपर हुआ। इक्विवेलेंट फोर्सेस हैं लेकिन अलग अलग बॉडीज के ऊपर काम कर रही होती हैं एक्शन और रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर हैज फोर्सेस ऑफ द सेम नेचर, बिल्कुल इक्विवेलेंट ही होती हैं। दीज फोर्सेस आर कोलिनियर, यानी कि सेम लाइन में होती है। एंड देयर इज नो डिले। अगर आज किसी को थप्पड़ मारोगे तो कल तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं होगा, तभी की तभी तुम्हारे हाथ में भी उतना ही जोर से लगेगी जितना जोर से सामने वाले के गाल पर पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विच स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। रॉकेट वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से हम ध्यान रखेंगे बेटा। इसी के ऊपर बेस्ड आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमें क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, ठीक है, ये इसका मास m है और ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। जब ये एक दूसरी यहाँ पे बॉल है जो कि स्टेशनरी रखी हुई है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, रेस्ट पे रखी हुई है, जब ये बॉल इससे टकराएगी, ठीक है, तब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे होगा। और इसी से हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये हमें क्या बताता है? देखो यहाँ पे, सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स द सेम। यानी कि क्या मतलब है? इनिशिएशन में अगर इस बॉडी का मोमेंटम कितना है, mv, इस बॉडी का मोमेंटम कितना है, ये v1 लिख देते हैं, इसको v2 लिख देते हैं, इसको m1, इसको m2, ठीक है, इसको u1 लिख देते हैं। चलो, इनिशियल है इसलिए u लिख देते हैं, इसको u2 लिख देते हैं। तो m1 u1, ठीक है, इसका मोमेंटम हो गया। बाद में इसका कितना हुआ, m2 u2, ये इनके इनिशियल मोमेंटम्स हैं। इस बॉल ने इसको जब धक्का दिया तब ये भी किसी वेलोसिटी से मूव करने लग गई। फॉर एग्जाम्पल बाद में इसकी m1 वाली बॉल की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 वाली बॉल भी चलने लग जाती है विद वेलोसिटी v2। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाता है, m1 v1 और इसका कितना हो जाता है, m2 v2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बच्चे क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल मोमेंटम का सम है पूरे बॉडी का, पूरे सिस्टम का, वो सेम रहेगा बाद में भी। यानी कि m1 u1 प्लस
m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2 v2 सॉरी। ये जो मोमेंटम है ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा और इसके ऊपर बेस्ड बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज कंजर्व्ड इवन आफ्टर द कोलिजन। जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? तो ये बेटा हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ से ही आया है कि हर एक्शन का एक इक्विवेलेंट रिएक्शन होगा। इसको और बेटर समझने के लिए क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास में कि एक गन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को प्लीज़ इग्नोर कर देना। एक गन है जिससे बुलेट्स निकल रही हैं, ठीक है। बुलेट का मास कितना है m, गन का मास कितना है कैपिटल M। जब भी हम गन से फायर करते हैं बुलेट, सपोज कोई बड़ी सी गन है, ठीक है, तो यहाँ पे कंधे पे रख के उसको फायर करते हैं तो कंधे के ऊपर एक अपोजिट फोर्स आता है। वो कैसे आया? गन से अगर बुलेट बाहर निकली है तो अगर वो बाहर निकली है तो इक्विवेलेंट रिएक्शन गन का होता है और ये कंधा हमारा पीछे की तरफ होता है। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ, ठीक है। एवरी एक्शन, बुलेट निकली किसी वेलोसिटी से तो इक्विवेलेंट रिएक्शन गन का भी होता है पीछे के डायरेक्शन में। और यहाँ पे भी पूरा मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व्ड होगा सिस्टम का। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सपोज n बुलेट्स फायर हो रही हैं, पर मिनट फायर हो रही हैं, पर सेकंड कितनी भी बुलेट्स फायर हो रही हैं और विद v वेलोसिटी वो मूव कर रही हैं, और जो ये हमारी जो गन है ये पीछे जा रही है किसी v2 वेलोसिटी से। तो हम लोगों को ओवरऑल पूछ लिया जाएगा कि कितना मोमेंटम, कितना वेलोसिटी से हमारा गन पीछे आएगा। अगर विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, अगर बुलेट्स का मास m है और विद सर्टेन वेलोसिटी सपोज v1 वेलोसिटी से बुलेट्स आगे फायर हो रही हैं, n बुलेट्स फायर हो रही हैं, तो कितनी वेलोसिटी से ये गन जो है वो पीछे जाएगी? इस तरह से हमसे पूछ लिया जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे हम लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर बॉल वाला ही सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा तुमसे कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी दी हुई है, बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। कैसे बताएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बताएंगे। एज सिंपल एज दैट। दिस शुड बी क्लियर। चलो अब देखते हैं, अब हमारा एक नया चीज आ गया है, एक नई फोर्स आ गई है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन चलो पहले फ्रिक्शनल फोर्स को समझने से पहले एक रिकॉइल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। रिकॉइल का मतलब क्या होता है? वही गन जिससे बुलेट निकली थी, वो जो पीछे की तरफ आई थी रिएक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं? गन का रिकॉइल, ठीक है। उसके ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जिससे हम उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ के साइड कर दें। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg। चलो ठीक है, मास ऑफ गन m1 is equals to 5 kg. Okay. Now, if a bullet of 25 grams, बुलेट का मास m2 कितना दे रखा है हमें? 25 ग्राम्स। kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 kgs ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। Acquires a velocity of 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग द गन, यानी कि v2 हमारा कितना हो जा रहा है? v2 हमारा हो जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v2 हमारा हो जा रहा है 500 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे ये पूछा गया है कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि v1 यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं। सबसे पहले तो हम सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, नया पेज है तो। m1 इज इक्वल्स टू कितना? 5 kg दिया हुआ था। m2 कितना दिया हुआ है? 0.025 kgs। ओके, v1 हमें कितना दिया हुआ है? लेट्स चेक। v1 हमें निकालना है, v2 500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, इनिशियल हमारे पास में वेलोसिटी कितना था? u1 कितना था हमारे पास में? यानी कि u1 यानी कि जो गन है उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था, रेस्ट पे थी। इनिशियल वेलोसिटी हमारा बुलेट का कितना था? अभी भी गन के अंदर है तो 0 होगा। हमारा पूरा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम कितना होगा? m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा इनिशियल होगा। अब फाइनल कितना होगा?
m1 v1 प्लस m2 v2। ये हमें किससे पता चला है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से पता चला है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज डालो बच्चे, और कुछ भी नहीं करना है। m1 कितना है? 5 इंटू 0 प्लस m2 0.025 इंटू 0 विल बी इक्वल टू m1 अगेन 5 इंटू वेलोसिटी निकालनी है v1 प्लस 0.025 इंटू 500। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 0 विल बी इक्वल टू 12.5 प्लस 5 v1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा v1 कितना निकल कर आ जाएगा? v1 तुम्हारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2.5, और वो भी नेगेटिव में मीटर पर सेकेंड। अब ये तुम्हारा निकल कर आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि क्या मतलब है? अगर इस डायरेक्शन में बुलेट फायर की है तो नेगेटिव डायरेक्शन में गन मूव करेगी, इसीलिए नेगेटिव आंसर आएगा। और कितना हो जाएगा गन का रिकॉइल वेलोसिटी? वो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आ गया है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चे? ठीक है, चलो अब हम समझते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को समझते हैं। अब ये लड़का है, ठीक है, इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम तक ये बॉक्स को धक्का देता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, ये बॉक्स नहीं चलता है, फिर एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन आ जाता है, बहुत ज़ोर से एक अल्टीमेट फोर्स लगाता है, तब जाके ये बॉक्स फिर भी थोड़ा सा चलने लग जाता है। अब ये बॉक्स पहले क्यों नहीं मूव कर रहा था? अनबैलेंस्ड फोर्स तो लग रहा था, इसलिए कि नहीं मूव कर रहा था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा था, जो कि था हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में अगर बॉक्स था और जमीन थी तो उसके बीच में जो हमारा फोर्स काम करता है, जो रोकता है बॉक्स को आगे बढ़ने से, वो हमारा कौन सा फोर्स है? वो है बच्चे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस पे जाने से पहले हम लोग इसका पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, ये सपोज हमारे पास में कोई बॉक्स है, ठीक है, इसके ऊपर ये वापस मैं कोई बना देती हूँ, मैं ये रही मैं। ठीक है, इसके ऊपर मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना है, इसको मूव करवाना है, ये रहा मेरा F फोर्स। अब मुझे ये पता है कि इस पे मैक्सिमम फोर्स जब मैं 100 न्यूटन करीब लगा दूंगी तब जाके ही ये ब्लॉक मूव करने वाला है, उससे पहले मूव नहीं करेगा। तो उससे पहले क्यों मूव नहीं करेगा वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको अब थोड़ा सा हम डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स को ना मैं एक नाम दूंगी, बहुत चंट है ये फोर्स। कैसे है चंट, कैसे है क्लेवर, ये देखो। सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू किया, कितना फोर्स लगाना शुरू किया, यहाँ पे चलो F लिख देता है, ये दिस इज द फोर्स आई एम अप्लाइंग एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, चलो अब यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं टेबल। मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो 10 ही न्यूटन फोर्स लगाया। तो 10 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं हिला, क्योंकि जो अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स था वो भी 10 न्यूटन लगा रहा था। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ने भी बोला मैं भी 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, तुम हिला के दिखाओ इस डिब्बे को। ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आई, 30 न्यूटन फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स ने बोला अरे क्या है ये 30 न्यूटन, मैं भी अपोजिट में चलो 30 न्यूटन लगा देता हूँ। तो उसने भी 30 न्यूटन लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को गुस्सा आया, 50 न्यूटन मैंने फोर्स लगाया। फ्रिक्शनल फोर्स ने बोला अभी भी नहीं काम चलेगा तुम्हारा, इतना तो मैं भी लगा सकता हूँ। 50 न्यूटन और बढ़ा दिया यार, लो 90 न्यूटन लगा दिया। जान निकालोगे क्या? नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स ने बोला मैं भी 90 न्यूटन लगाऊंगा। ठीक है, ये 90 न्यूटन ये भी लगा दिया। अब अल्टीमेटली मैंने लगा दिया भैया 101 न्यूटन, क्योंकि अब तंग आ गई थी मैंने, अब तो एकदम जितनी ताकत है पूरी की पूरी लगा दी। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने क्या बोला कि हाँ यार चलो, बहुत ज़्यादा बच्ची बेचारी थक गई है, 100 न्यूटन पे मूव करना था। 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स से जैसे ही ज़्यादा हुआ वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स ने तो कितना लगाया,
100 न्यूटन ही लगाया और ये बॉक्स अल्टीमेटली मूव कर जाएगा। अब बेटा ये जो मैक्सिमम फोर्स था ना जो फ्रिक्शनल फोर्स ने लगाया था उसको क्या बोलते हैं, और जो स्टार्टिंग में जो फ्रिक्शनल फोर्स ये पूरी कहानी रच रहा था इसको क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम होते हैं इनके। अब ये देखो क्या नाम होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा 3 प्रकार की होती है और अब वो तुम्हें समझ में आएगी। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, वो जिद्दी फ्रिक्शन जो मुझे डिब्बा हिलाने नहीं दे रहा था, वो कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यूज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी। जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगा रही थी अपोजिट में उतना ही फोर्स लगा रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, ठीक है। उसके बाद में एक अल्टीमेटली वो फोर्स जहां पे बॉक्स मूव करने लगेगा, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो फोर्स अल्टीमेटली जब वो बॉक्स मूव करने लग जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो अल्टीमेटली जो फोर्स लगा था ना इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम फोर्स विच इज नीडेड टू बी अप्लाइड फॉर द ऑब्जेक्ट टू कम इन टू मोशन। और ये सारे क्या थे, ये सारे हमारे थे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद में तो भैया तुम फोर्स लगाओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब इसके बाद में जो फोर्स, इसके बाद में क्या होगा, क्या फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल ही लगना बंद हो जाएगा? इसके बाद में जितना फोर्स लगाऊंगी क्या ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा? नहीं, इसके बाद में भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा और वो कौन सा होगा, वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें माइक्रोस्कोपिकली समझनी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता क्यों है? फॉर एग्जाम्पल ये सरफेसेस, तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को इस तरह रखना, ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है। माइक्रोस्कोपिकली अगर हम लोग प्लेन सरफेसेस को भी देखेंगे तो उनका सरफेस बच्चा हमें कुछ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। तो ये तो बहुत ही एकदम ऐसा हो गया, ठीक है। रुको एक सेकेंड, ये एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सरफेस रहा। अब ये सरफेस को, ऊपर वाले सरफेस को नीचे वाले सरफेस के ऊपर मूव करना है तो क्या होगा, ये इसमें ये जो बने हुए हैं गड्ढे इसके अंदर फंसेगा जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाएगा और यही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऊपर वाली सरफेस को मूव करने के लिए और यही रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब हम स्टार्टिंग में फोर्स जब लगा रहे थे, इस तरह से जब हम फोर्स लगा रहे थे तब ये इसके जो लॉक्स हैं उसमें फंस रहा था, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया तब उसे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो इसमें फंस पाए, तो थोड़ा कम फ्रिक्शनल फोर्स बाद में जाके लगेगा। इनिशियल जितना हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ा था उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में, उतना ही फोर्स हमें बाद में नहीं लगाना पड़ेगा, बाद में हम लोगों को कम ही फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है हमेशा हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइम पे ये जो लॉक वगैरह में फंसने वाला झंझट था ना हमारे दोनों सरफेसेस का, वो गायब हो चुका है। हाँ, अभी भी ऊबड़ खाबड़ सरफेस है इसलिए अभी भी रेजिस्टेंस लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना स्टार्टिंग में लग रहा था। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देयरफॉर 3 टाइप के हमारे फ्रिक्शनल सरफेस फ्रिक्शंस हो जाते हैं। कौन कौन से? स्टैटिक फ्रिक्शन जो स्टार्टिंग में लग रहा था, जो बहुत जिद्दी था, जिसकी वैल्यूज चेंज हो रही थी। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जहां पे अल्टीमेटली कोई ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है और जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं बच्चे। अब देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो था इसकी वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी, ठीक है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यूज हैं वो चेंज नहीं होती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं। कितनी होती हैं ये देखो। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था उसका फॉर्मूला हम बताते हैं म्यू एन, और ये म्यू क्या है? म्यू है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का ही तो मैक्सिमम वैल्यू क्या था? हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था,
है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाता है, म्यू एस हो जाता है, म्यू एस इंटू एन। अब ये एन क्या बला है, देखो ये जो हमारा बॉक्स था ना, ये नीचे की तरफ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स था, एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऊपर की तरफ लगाता है जो कि है हमारा एन, ठीक है, नॉर्मल। यानी कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू जी हो जाएगी। अब यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे म्यू के क्या है, तो ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। यहाँ पे जो म्यू है, म्यू एस विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन म्यू के, ये भी हम याद रखेंगे। और ये वाली चीज़ भी हम याद रखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम एकदम दिमाग में रखने वाले हैं। ये हमारा पूरा फ्रिक्शन का कंसेप्ट हो जाता है बच्चे, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअल में यहाँ पे डेफिनेशंस में क्या लिखा हुआ है, बुकिश टर्म्स में अब समझते हैं। फ्रिक्शन एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बिल्कुल रेजिस्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम करता है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे इस डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, यही लिखा हुआ है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। इन दोनों सर्फेसेस के बीच में होता है ना, बॉक्स की सर्फेस और इस वाली ये जो जमीन है इसके बीच में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में काम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो इन दोनों सरफेसेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कितना ज़्यादा एरिया है या कितना कम एरिया है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ये, क्योंकि फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, म्यू इंटू एन। तो एन में क्या आता है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑब्जेक्ट का है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट रहता है। म्यू जो है वो दो सरफेसेस के बीच में कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एरिया बढ़ा दोगे, एरिया ऑफ कांटेक्ट या कम कर दोगे तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोल करोगे तो उसके ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा, वो कम लगेगा एज कंपेयर टू किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड करोगे तो। इस चीज को ध्यान रखेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जिसको मैंने एन बताया था, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला, म्यू इंटू एन, या फिर इसको आर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या फिर एन या आर। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ पे बात कर रखी है, तो ये क्या होता है, अब इसको फटाफट से क्विकली हम लोग समझते हैं। तो बेटा अब ये देखो, अगर ये कोई एक बॉक्स है, इसके ऊपर यहाँ पे इस डायरेक्शन में F फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ mg फोर्स है, ऊपर ये रहा नॉर्मल, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनका जो बेटा रिजल्टेंट होगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बना रहा होगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू। ये चीज है याद रखने वाली, ठीक है। एक और चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सिंस यहाँ पे मेंशन्ड है इसलिए क्विक समरी दे रही हूँ इस चीज की। ये रहा एंगल, सपोज अल्फा एंगल ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज।
अब इस चीज को समझो। सपोज यहाँ पे कोई सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये पेन रखा हुआ है। अब इस सरफेस को मैं कितना टिल्ट कर दूं कि ये पेन अल्टीमेटली मूव करने लग जाए, वो एंगल जहां पे अल्टीमेटली पेन मूव करने लग जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, जिसको यहाँ पे अल्फा से बताया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज कि अल्फा ऑफ जो अल्फा है, जो एंगल ऑफ रिपोज है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और क्या चीज याद रखने वाली है कि tan थीटा जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू म्यू। बस इतना सा हम याद रखेंगे। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन की वजह से ही हम अपनी सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे मूव कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन एक बहुत ही एक नेसेसरी ईविल हम इसको बोल सकते हैं। नेसेसरी ईविल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन हमें बहुत सारी चीज़ों में काम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम लोग कोई भी धागा बांधते हैं, ठीक है, अगर वो सिल्क का धागा है, सिल्क का धागा है यानी कि स्लिपरी होता है, उसमें कम फ्रिक्शन होता है, तो वो बांधने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बार बार खुल जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई कॉटन का धागा होता है, अगर उसको हाथ में बांधना हो तो वो आसानी से बन जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो फ्रिक्शन हमें बहुत सारी जगह काम कर रहा होता है। जो हम ब्रेक्स लगाते हैं गाड़ी में, वो भी फ्रिक्शन के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से हमारे ऑटोमोबाइल के ब्रेक्स लगते हैं। लेकिन इसको नेसेसरी ईविल क्यों बोला है? क्योंकि बेटा फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, हीट की वजह से एनर्जी लॉसेज होते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर दो सरफेसेस हैं, वो दो सरफेसेस आपस में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हीट का जनरेशन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो वो सारा क्या है, वो सारे डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। इसीलिए फ्रिक्शन को हम लोग बेसिकली एक नेसेसरी ईविल के फॉर्म में जानते हैं। अब देखो, व्हाट आर द मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? अगर हमें किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कोई चीज़ आसानी से मूव कर जाए दूसरी चीज़ पे, तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, कैरम खेला होगा, सब लोगों ने खेला होगा, तो जो गोटी होती है वहाँ पे अगर हम लोगों को उसको ईजिली मूव करवाना है, तो हम कैरम के बोर्ड के ऊपर पाउडर डाल देते हैं, जिससे वो थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, ईजी मूवमेंट हो जाता है। बस वही करना होता है यहाँ पे, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स, बाय यूजिंग बॉल और रोलर बेयरिंग्स। क्यों? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन था वो हमारा कम था ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, याद है ना, ठीक है। बाय चेंजिंग स्लाइडिंग टू रोलिंग, एज आई टोल्ड, बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन से स्लिपरी हो जाता है। अगर अंगूठी निकालनी होती है हाथ से, है ना, तो हम क्या करते हैं, सोप सोल्यूशन, या फिर बैंगल्स, जैसे बचपन में बैंगल्स मम्मी पहना देती थी ऐसे घुसा के, और वो निकलती नहीं थी, रोते रहते थे, तो मम्मी सोप सोल्यूशन लगा देती थी और फिर बैंगल्स आसानी से निकल जाती थी, ठीक है। बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन, बाय यूजिंग पाउडर एज वी आर यूजिंग इन कैरम बोर्ड। तो ये सारे मेथड्स हो जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब देखो, फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट तो हमारा पूरा हो गया। अब एलिवेटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम बच्चे यहाँ पे समझने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट हो जाएगा तुम लोगों के लिए, लेकिन यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे हमारे केसेस होंगे। ये रहा हमारा पहला केस, जहाँ पे यहाँ पे एक इंसान है, वो एक वेइंग मशीन के ऊपर एक लिफ्ट में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब वेइंग मशीन क्या करती है? वेइंग मशीन हम लोगों को ये बताती है कि अगर ये सपोज mg नीचे है तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। वेइंग मशीन हमें बताती है हमारा एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा? एक्चुअल वेट तो हमारा m × g हो जाएगा। वेइंग मशीन हमें एपरेंट वेट बताती है, और यही एपरेंट वेट हमसे पूछा जाता है अलग अलग सिनेरियोज में कि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, या फिर लिफ्ट रुकी हुई है, या फिर रोप काट दी। तो इन सारे केसेस में एपरेंट वेट का क्या होगा ये हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला केस हमारा हो जाता है कि लिफ्ट स्टेशनरी है, ठीक है। फर्स्ट केस हमारा हो गया लिफ्ट स्टेशनरी है, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो जो नॉर्मल होगा दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। एपरेंट वेट दैट इज, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि जो एपरेंट वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल वेट, ठीक है। ये हो गया। अब केस नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? ये रहा आदमी,
ये रही वेइंग मशीन। केस नंबर 2 में इट्स मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी v, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है लेकिन कोई ना कोई सर्टेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर लिफ्ट मूव कर रही है, इन दिस केस ऑल्सो n विल बी इक्वल्स टू mg, यहाँ पे भी जो एक्चुअल वेट होगा वो एपरेंट वेट के ही इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट वेलोसिटी भी है तब भी। अब नए केसेस आ जाते हैं। नए केस में हमारा केस नंबर 3 है जहाँ पे मेरी लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है विद सम एक्सेलरेशन a। ये रहा हमारा आदमी, ये रही वेइंग मशीन। ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन है n। ठीक है, अब जो हमारा जिस भी डायरेक्शन में, हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है उस डायरेक्शन वाली फोर्स को पहले लिखना। ठीक है, तो n, ये डायरेक्शन में n माइनस इस डायरेक्शन में mg, n माइनस mg विल बी इक्वल टू ओवरऑल कितना मास है इसका, m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनती है। वापस देखो ये इक्वेशन कैसे बनी, इस चीज़ को, ट्रिक को याद रखना। जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट है उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को पहले लिखेंगे, माइनस नीचे जो फोर्स है mg इक्वल टू सिस्टम, यानी कि हमारा जो मास है m इनटू द एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट मूव कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा एपरेंट वेट है वो कितना हो जाएगा, ma प्लस mg, यानी कि हमारा एक्चुअल वेट जो था mg उसमें हम लोगों ने ma भी मिला दिया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया है कि जो एक्चुअल हमारा वेट है उससे ज़्यादा हो गया है हमारा एपरेंट वेट। ठीक है, हमारा जो एपरेंट वेट है वो हमारे एक्चुअल वेट से ज़्यादा हो गया है। इस केस में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब दूसरा हमारा एक और केस क्या आ जाता है कि ये लिफ्ट सपोज नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो अब बताओ मैम, देखो ये रही वेइंग मशीन, ये रहा नीचे की तरफ mg, ये रहा हमारा नॉर्मल। अब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो पहले कौन सा फोर्स लिखेंगे, mg लिखेंगे, माइनस n विल बी इक्वल टू ma। ठीक है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, यानी कि एक्चुअल वेट से हमने थोड़ा सा कुछ माइनस किया तब जाके हमारा एपरेंट वेट आ रहा है, यानी कि हमारे एपरेंट वेट की वैल्यू एक्चुअल वेट से तो यहाँ पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम आएगा इस वाले सिनेरियो में जब हमारी लिफ्ट नीचे मूव कर रही होगी विद सम एक्सेलरेशन a। अब यदि ये लिफ्ट है और यहाँ से ऊपर से इसकी रोप किसी ने काट दी, ठीक है, तो ये नीचे मूव करेगी, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव करेगी, g एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ये रहा वही लड़का, ये रहा नॉर्मल, ये रहा mg। अब क्या हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनती है, तो नीचे की तरफ है तो सबसे पहले लिखेंगे mg माइनस n विल बी इक्वल टू m इंटू g। तो mg माइनस mg इज इक्वल्स टू n, तो हमारा एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में वेटलेसनेस फील होगा, एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द केस फॉर, अरे बाप रे कितनी बार गलत लिखूंगी, वेटलेसनेस। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ वेटलेसनेस। दिस शुड बी क्लियर। कितने केसेस देख लिए हम लोगों ने, वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि लिफ्ट हमारी रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेशन जहां पे भी 0 होगा वहां पे एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू एक्चुअल वेट। इसके बाद में अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, तब हमारा एपरेंट वेट ज़्यादा हो जाएगा एक्चुअल वेट से। अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो हमारा एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा एपरेंट वेट। और अगर रोप काट दी किसी ने लिफ्ट की तो फ्री फॉल हो जाएगा। इसको हम फ्री फॉल का केस भी बोल सकते हैं, लिफ्ट के फ्री फॉल का केस। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वेटलेसनेस मिलेगा, क्योंकि अपेरेंट वेट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। अब आखिरी चीज हमारी आ जाती है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, इजी ही आएंगे, समझो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक पुली सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रोप से 2 मासेस को बांध रखा है, ये 3 kg का मास है, ये 5 kg का मास है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 5 kg, तो रोप कहाँ मूव करेगी, 5 kg की तरफ मूव करेगी, है ना, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सेलरेशन रोप का कितना है, और ये जो टेंशन है, ठीक है, जो रोप में टेंशन है, जो फोर्स लग रहा है रोप में, वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर रोप सेम है तो उस पूरी रोप में टेंशन भी सेम होगा, यहाँ पे टेंशन सेम होगा। रोप बदलेगी तभी टेंशन बदलेगा। एक ही रोप अगर होगी तो उस पूरी रोप में जो टेंशन लग रहा होगा वो हमेशा सेम होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा, अब हम लोगों को पता है कि F = ma होता है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m। ओवरऑल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5 × g यानी कि 50 न्यूटन, और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। ठीक है, तो 50 - 30 कितना हो जाएगा 20 अपॉन कितना 3 + 5, टोटल मास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। अब इसी एक्सेलरेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मैंने बताया था जहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन वाला फोर्स को हम पहले लिखेंगे, यानी कि 50 माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू 5 × a, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास की जगह क्या लिखोगे 5 × एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह क्या डाल दोगे 20/8। या फिर एक और तरीका है, यहाँ से तो हम t निकाल ही सकते हैं, एक और तरीका है कि इस वाली तरफ देखो, इस तरफ देखो, तो इस तरफ क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, यानी कि t - 30 विल बी इक्वल टू 3a। तो यहाँ से भी t निकाल सकते हो, यहाँ से भी t निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझ में आना चाहिए बच्चा लोग। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लो, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा है जेट इंजन क्या है। जेट इंजन सपोज ऐसा बना लो, बहुत गंदी ड्राइंग है। जेट इंजन है वो किसके कंजर्वेशन पे मूव करता है, ये हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये आज हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है, ध्यान से सोचना इसको और फिर बताना। इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए हैं, बस इतनी हिंट काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन आइस। क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है, लिखते जाओ। मास कितना है 2 kg, मार्बल ब्लॉक है। ठीक है, इज लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी है यहाँ पे। टाइम कितना लगा स्टॉप होने में, 10 सेकेंड लगा। वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में स्टॉप कर दिया गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ईजी है निकालना। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, होती है कि नहीं होती है। तो म्यू कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चा। हाँ जी बेटा लोग देखो, म्यू विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन नॉर्मल कितना हो जाएगा mg। रुको डायग्राम से समझाती हूँ। ये रहा हमारा स्लैब, नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल कितना होता है हमेशा हमारा
mg हो जाएगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है दैट विल बी इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाले, तो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t कितना हो जाएगा 6 माइनस यानी कि सॉरी 0, v हमारा 0 माइनस 6 अपॉन 10 माइनस 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 अपॉन 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा 0.06। आंसर 0.06। इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आनी चाहिए यहाँ पे एक एक चीज़। ठीक है, ध्यान से देखो, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉप हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, म्यू निकालना था तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला डाला है और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने तीनों लॉज को देखा है, उसके एप्लीकेशंस देखे हैं रियल लाइफ में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों को समझा है। बस अपने दिमाग में कंसेप्ट्स को क्लियर रखना तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ जनरल ही एग्जाम्पल्स हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको ध्यान में रखोगे तो बहुत आसानी से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जो भी डाउट्स आते हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल क्लियर देम आउट। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। वंदे मातरम।